हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी होता है या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्री एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 19 मार्च, थर्सडे। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ एंड वुमेन के ऊपर आर्टिकल आया है। द MIRV लीव दैट फायर्स अप इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस। तो ये अग्नि 5 जो मिसाइल है उसमें एक नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हुई है MIRV, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद है ट्रेड पजल इंडिया, ये इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर एक आर्टिकल है। उसके बाद ऑल आईज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। तो इस इंडियन ओशन रीजन इंटरनेशनल रिलेशन जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल है। उसके बाद ऑन FTAs विद यूरोपियन कंट्रीज। तो अभी जो रिसेंटली हमारा EFTA हुआ है उसके ऊपर एक एनालिसिस है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहला है वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले अगर इसकी रेलेवेंस देखें, रेलेवेंस में अगर देखें तो ये मोस्टली मेंस ओरिएंटेड मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल है जो आपके काफ़ी सारे पेपर्स में एप्लीकेबल हो सकता है। सबसे पहले GS1 में आपका जो सोसाइटी वाला सिलेबस है उसमें वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ इसके अंडर में ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट वुमेन या वुमेन्स मेंटल हेल्थ हो गया। उसके बाद ये आपका GS2 में भी आता है आपका सोशल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट में, सोशल इश्यूज़ के एस्पेक्ट में, उनमें जो स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन होते हैं एंड उसमें पर्टिकुलरली जो आपके वुमेन इश्यूज़ आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। परवेसिव वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अ रूट कॉज ऑफ होमलेसनेस एंड मेंटल इलनेस। तो रिसेंटली एक आपकी रिपोर्ट आई थी बैनियन करके, अ मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद होमलेस वुमेन इन इंडिया। तो ये एक NGO टाइप का समझ लीजिए जो काम करता है वुमेन, होमलेस वुमेन के ऊपर, एंड स्पेशली ये एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इट एक्सप्लोर्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मेंटल हेल्थ एंड होमलेसनेस। तो ये तीन एस्पेक्ट्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मेंटल हेल्थ एंड होमलेसनेस, आपस में कैसे जुड़े हैं वुमेन की लाइफ्स में, ये इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब देखिए ये कौन से डेटा के ऊपर आधारित हैं। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 रिवील्स अ ग्रिम रियलिटी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी रिसेंटली 5th वाला आया है, ये अलग अलग डेटा देता है सोसाइटी के ऊपर, वुमेन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके सोशल स्टेटस के ऊपर। तो ये क्या बताता है, नियरली 30% ऑफ द वुमेन इन इंडिया एक्सपीरियंस फिजिकल वायलेंस एंड 6% एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस। तो ये डेटा के हिसाब से 100 में से 30 महिलाएं जो हैं फिजिकल वायलेंस एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, और 6% जो है सेक्सुअल वायलेंस करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप्स एंड इस तरीके के वायलेंस के एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद की फाइंडिंग में आता है, द बेनियंस रिसर्च सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड होमलेसनेस। ठीक है, तो ये सारा ट्रेंड क्यों चल रहा है एंड इसके बीच इसका क्या पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे वायलेंस जहाँ देखा गया है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, और होमलेसनेस, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और ये जो फिनोमेना है ये ग्लोबली भी प्रेजेंट है। Experiences of violence often go beyond the diagnostic and statistic manual of mental disorder framework, highlighting limitation of standard diagnosis। तो ये जो हमें फाइंडिंग्स पता चली है ये NGO के माध्यम से, तो यहाँ पे एक गैप नज़र आता है कि जो कन्वेंशनल मेंटल हेल्थ अप्रोच है या कन्वेंशनल मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस के तरीके हैं वो इतने अब कारगर नहीं हैं, क्योंकि जो वायलेंस वाला एस्पेक्ट है ये एक टाइप से आपका फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, बट इससे मेंटल हेल्थ कैसे जुड़ी है ये कवर अभी नहीं होता है। वायलेंस एज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर होमलेसनेस। तो यहाँ पे देखिए कि वायलेंस की वजह से औरतें बेघर की हो जाती हैं, ठीक है,
Qualitative research by Banyan found that violence, particularly within relationship, is a significant reason, even after seeking mental health care. तो यहाँ पे ऐसा पाया गया जिन महिलाओं के प्रति हिंसा ज़्यादा होती है, फिजिकल वायलेंस ज़्यादा होता है, एंड स्पेशली जो मैरिड कपल्स में या फिर रिलेटेड इंडिविजुअल्स में जो वायलेंस होता है, उन महिलाओं में होमलेसनेस ज़्यादा देखी गई है. नरेटिव्स ऑफ वुमेन लाइक लीला इलिस्ट्रेट हाउ वायलेंस ऑफन स्टार्टिंग इन चाइल्डहुड डिस्टर्ब्स फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड प्रोपल्स वुमेन टुवर्ड्स होमलेसनेस. तो यहाँ पे एक इस आर्टिकल में एक केस स्टडी द्वारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया. केस स्टडी एक महिला लीला के ऊपर है. वहाँ पे ये बताया गया कि कैसे अगर फीमेल जो होती हैं उनके चाइल्डहुड में अगर वायलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर बचपन से ही उनके घर में महिलाओं को मारा पीटा जाता है, तो एक टाइप से इससे फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, एंड प्रोपल्स वुमेन टुवर्ड्स होमलेसनेस, और ये आगे चल के उन्हें घर छोड़ने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है. एंड होमलेसनेस एज अ रिस्पॉन्स टू वायलेंस, कैसे वायलेंस की वजह से होमलेसनेस होता है. एंड अब यहाँ पे देख रहे हैं कि होमलेसनेस जो होता है ये वायलेंस का रिस्पॉन्स कैसे होता है. ये इंटरव्यूज रिवील दैट फॉर सम वुमेन होमलेसनेस बिकेम अ वे टू एस्केप द रिपीटेड साइकिल्स ऑफ वायलेंस. का महिलाओं में होमलेसनेस क्यों हो रही है? क्योंकि घर छोड़ना उन्हें एकमात्र साधन लगता है जिससे वो हिंसा से बच सकती हैं. ऑफरिंग अ सेंस ऑफ लिबरेशन एंड सेफ्टी, उनके लिए घर छोड़ना, ऐसा घर जहाँ पे उनके ऊपर हिंसा होती है, उसको वहाँ से छोड़ना उनके लिए ज़्यादा अच्छा सेफ्टी का ऑप्शन होता है. एंड उनके लिए लिबरेट करता है उन्हें, उनकी और फ्रीडम्स बढ़ाता है उस माहौल से. Child sexual abuse and intimate partner violence are recurring themes in the experience of homeless women with mental health condition. तो ये देखा गया है जो होमलेस वुमेन होती हैं उनमें अक्सर या तो चाइल्डहुड में उन्होंने किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है, या फिर जो उनके पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस किया है. और आगे चल के होमलेस वुमेन जो है काफ़ी सारा मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मानसिक तनाव, डिस्ट्रेस हो गया, आपका एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब फेस करती हैं. एंड फाइनली दे चूज होमलेसनेस, या फिर होमलेसनेस की वजह से ये सारे मेंटल इश्यूज आने लगते हैं. वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, अब देखते हैं वायलेंस और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है. पॉवर्टी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जैसरबेट द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन मेंटल हेल्थ एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ होमलेसनेस. कि देखिए जो वायलेंस कई बार महिलाओं पे होता है उसमें काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट होता है पॉवर्टी का, और कास्ट इश्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है जिसकी वजह से महिलाएं वायलेंस फेस करती हैं, ठीक है. इसकी वजह से, कास्ट इश्यूज़ की वजह से किसी ने वायलेंस फेस करा, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रेस हुआ, बहुत तनाव आता है, एंड उसकी वजह से उन्हें एक तरीका लगता है कैसे बच पाएँ घर छोड़ के. तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हो गए. एलन कॉरेंस वर्क ऑन सोशल विड्रॉल इन स्क्रीनोफीजिया ऑफर अ पर्सपेक्टिव दैट चैलेंजेस द सोल फोकस ऑन सिम्टम्स. इट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द लिव्ड एक्सपीरियंसेस बिहाइंड बिहेवियर्स. तो यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर में एक स्टडी बताई थी जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है. मैडनेस एज रेजिस्टेंस एंड एस्केप. तो देखिए यहाँ पे मेंटल हेल्थ और होमलेसनेस के बारे में बात करी है, ठीक है. Historically, label of madness has been used to silence and control women who challenge societal norms. तो देखिए अक्सर हम पागल किसको कहते हैं, ये वर्ड जो है पागल, ये डिनोट क्या करता है, किसी को कोई मानसिक रूप से सही नहीं है. एंड अक्सर हम औरतों के प्रति ये शब्द बहुत यूज़ करते आ रहे हैं. हिस्टोरिकली मैडनेस या पागलपन, किसी को पागल कहना, हम औरतों के प्रति काफ़ी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये इसलिए करते आ रहे हैं ताकि उन्हें शांत किया जा सके, साइलेंस किया जा सके, और उनके ऊपर और कंट्रोल बनाया जा सके, ठीक है. एंड ये तभी करा जाता है, उन महिलाओं के ऊपर किया जाता है जो कि आपके सोसाइटल नॉर्म्स के विरुद्ध जाती हैं. अगर सोसाइटी को ये सही नहीं लगता है कि कोई महिला ऐसा कर रही है, ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तब उसको पागल बोल दिया जाता है. तो ये एक टाइप से महिलाओं के प्रति मिसयूज़ किया जाता था उन्हें, उनके ऊपर ये शब्द. Some women in the study describe their madness as a form of resistance against the patriarchal oppression and way to forge new identities beyond expectation. तो महिलाएं अक्सर, जो महिलाएं जो हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाती थी, या फिर अपनी खुद कोई अलग पहचान बनाने की जिन्होंने कोशिश करी है, समाज हमेशा उन्हें पागल कह के एक टैग दे दिया करता है.
Others find solace in delusion or alternative realities as a way to cope with shame, fear and societal devolution. तो जहाँ कई महिलाएं पागल कहने पे या फिर इस तरीके का टैग लगने पे रिवोल्ट करती हैं एंड और फर्दर सोसाइटी के खिलाफ जाती हैं, वहीं काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो उसी टैग के साथ फिर रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर वो इसके खिलाफ समाज में बोलती हैं तो उन्हें काफ़ी सारा शेम सहना पड़ेगा, काफ़ी डर के रहना पड़ेगा और समाज उनमें उनकी एक अच्छी इमेज नहीं रह जाएगी. द लिमिटेशंस ऑफ मेन स्ट्रीम डिस्कोर्सेस. ठीक है, द मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन ऑन वुमेन्स मेंटल हेल्थ फोकसेस नैरोली ऑन डायग्नोसिस लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, निगलेक्टिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर वायलेंस. तो देखिए, अब जो मेन स्ट्रीम अप्रोच है, जो जनरल अप्रोच है, उसमें क्या क्या कमियां हैं. देखिए, अभी तक जब हम महिलाओं के मानसिक मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि जैसे डिप्रेशन में है कोई महिला या महिलाओं को एंग्जाइटी है. हम सामाजिक दायरा मेंटल हेल्थ में अक्सर मिस कर देते हैं कि वो किस सामाजिक बैकग्राउंड से आती हैं, स्पेशली उस सामाजिक बैकग्राउंड में जहाँ पे उनके ऊपर वायलेंस हो रहा होता है. जो कन्वेंशनल अप्रोच है मेंटल हेल्थ की, वो इस फैक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है. अब बायोमेडिसिन डोमिनेटेड अप्रोच ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस एंड अब्सॉल्व सोसाइटी ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि अभी जो हम तरीका यूज़ करते हैं उनमें सामाजिक तर्क जो हैं इग्नोर कर दिए जाते हैं, उन पे फोकस नहीं किया जाता है. Navigating a biased healthcare system further marginalizes women and increases the risk of homelessness. तो मेंटल हेल्थ वाले तो इश्यूज हो गए, लेकिन जो हमारा हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स भी हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है, महिलाओं को प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है, महिलाओं के प्रति एक्सेसिबल नहीं हो पाता हेल्थ केयर, जिसकी वजह से बेघर होना या फिर वुमेन का मार्जिनलाइज होना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोबेबल होता है. तो अब देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या सुझाव हैं कि हम बदलाव कर सकें. डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दैट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो देखिए यहाँ पे होमलेसनेस और आपका जो होमलेसनेस का जो कारण है, मेंटल हेल्थ का जो कारण है, उसका रूट कॉज देखिए, जहाँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो हिंसा इस्तेमाल होती है, सबसे पहले उसे ही एड्रेस करना चाहिए. अगर वो रूट कॉज है तो उस रूट कॉज को सबसे पहले एड्रेस करें. रिकॉग्नाइज एंड कॉम्पनसेट वुमेन्स अनपेड लेबर, क्रिएट सपोर्टिव नेटवर्क्स आउटसाइड द हेट्रोनॉर्मेटिव रिलेशनशिप. की महिलाओं का जो काम करती हैं, अनपेड वर्क करती हैं, उनको उसको रिकग्निशन मिले. ठीक है, उसके अलावा महिलाओं के भी सोशल नेटवर्क्स बने अपने रिलेशनशिप के बाहर. अक्सर ऐसा होता है कि जो भी महिलाएं मैरिड वुमेन होती हैं, रिलेशनशिप में महिलाएं होती हैं, उनका जो सोशल सर्कल होता है वो उनके रिलेशनशिप से ही जुड़ा होता है, लेकिन नहीं, इसके बाहर भी महिलाओं को निकल के अपने सोशल नेटवर्क्स बनाने चाहिए. प्रोवाइड एक्सेस टू बेसिक इनकम, हाउसिंग, लैंड ओनरशिप टू एम्पावर वुमेन टू इकोनॉमिकली एंड रिड्यूस वल्नरेबिलिटी. महिलाओं को और ज़्यादा संसाधन दिए जाएं और ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएं, एसेट्स दिए जाएं, एक अच्छी बेसिक इनकम प्रोवाइड करी जाए ताकि आर्थिक मामले में वो स्वतंत्र रह सकें, इंडिपेंडेंट रह सकें और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके. इंटीग्रेट जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन इनटू करिकुलम टू फॉस्टर जनरेशन दैट रिजेक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अगला सुझाव ये बताया गया है कि जेंडर इक्वालिटी और आपके जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है वो स्कूल के स्तर से स्टार्ट कर देनी चाहिए. बच्चों को जेंडर इक्वालिटी की चीज़ें समझानी चाहिए. ठीक है, ताकि अगर आज के समय में हमारी जनरेशन में बच्चे अगर इस चीज़ को लेके सतर्क रहेंगे तो आगे वाली जनरेशन में महिलाओं के प्रति हिंसा कम हो सकेगी. इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन टू रिड्यूस वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंसिडरिंग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट. और हम अपनी जो नीतियाँ हैं, वायलेंस से रिलेटेड नीतियां हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नीतियां हैं, वो बच्चों के स्तर पे लागू करनी चाहिए. क्योंकि मान लीजिए किसी अगर बच्चे पे हिंसा होती है तो आगे चल के उसका मानसिक विकास नहीं अच्छा होता है एंड उसके रिलेशनशिप फ्यूचर ख़राब हो जाते हैं. तो हमें चाइल्डहुड लेवल पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है. अ कॉल फॉर मल्टीफेसेटेड अप्रोच. ठीक है, अब ओवरऑल अगर अप्रोच की बात करें तो रिपोर्ट एम्फोसाइजेस नीड टू मूव बियॉन्ड अ सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ होमलेसनेस मेंटल हेल्थ नेक्सस, एक्नॉलेज क्रूशियल रोल ऑफ वायलेंस. तो अक्सर हम
मानसिक स्वास्थ्य और अगर हम होमलेसनेस के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तब उसके हमें और उस डिस्कशन के स्कोप को हमें और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है। कि बड़ा कैसे करें कि अब उसमें वायलेंस का रोल भी कंसिडर करें कि वायलेंस की वजह से होमलेसनेस कैसे होती है और वायलेंस की वजह से मेंटल हेल्थ हमारी कैसे इम्पैक्ट होती है। अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड इन्वॉल्विंग डाइवर्स प्रोफेशंस। तो जो पॉलिसी है अब हमारी मेंटल हेल्थ को लेके, पहली बात तो उसमें सोशल एस्पेक्ट्स और वायलेंस को लाना चाहिए और एक ऐसी अप्रोच लानी चाहिए जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो, जैसे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हों, रिसर्चर्स इन्वॉल्व हों एंड वो महिलाएं जो इसके थ्रू गुजर चुकी हैं उनको भी और फर्दर इन्वॉल्व किया जाए। Exploring the influence of intersectionality, power dynamics and feminist perspective is crucial for more comprehensive understanding। कि कैसे ये जो इश्यूज़ हैं वायलेंस, होमलेसनेस और मेंटल हेल्थ के, ये अलग अलग सेक्शन ऑफ वुमेन के को कैसे इन्वॉल्व करता है, क्या सोसाइटी में पावर डायनेमिक्स होते हैं एंड जो खुद महिलाओं की सोच है, जो महिलाओं के सोचने का नज़रिया है, उसे भी हम लोगों को पॉलिसी में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि अगर हम महिलाओं के प्रति कोई पॉलिसी लाना चाहें तो वो महिलाओं को एक्चुअल में बेनिफिट करनी चाहिए। ओवरऑल द रिपोर्ट बाय द बेनियन sheds lights on crucial issue of violence against women as root cause of homelessness. It calls for a paradigm shift in addressing these issues, advocating for a holistic approach। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कंक्लूजन। अगर आपको इस तरीके के कोई भी आंसर लिखना है कि हमने क्या क्या बात करी, कि बेनियन जो एनजीओ है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रिपोर्ट लाता है एंड ये सामने लाता है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट कि होमलेसनेस और मेंटल हेल्थ के नेक्सस में वायलेंस, हिंसा का भी बहुत बड़ा रोल है। एंड अब हमें इससे डील करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच और ब्रॉड स्कोप लाना होगा एंड शिफ्ट करना होगा हमें कन्वेंशनल अप्रोच से, ऐसे कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो सके और महिलाओं की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो ये हो गया आपका सबसे पहला आर्टिकल। उसके बाद आता है द MIRV लीव दैट फायर्स इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस की अगर रेलेवेंस बता दूं तो इसकी रेलेवेंस दो जगह पर है। सबसे पहला है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में इंडिया की जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आपको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना चाहिए कि इंडिया कौन सा सबमरीन ला रही है, इंडिया ने कौन सा नया एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट डेवलप किया है, इंडिया कौन सी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी ला रही है, इंडिया कौन सी नई ड्रोन टेक्नोलॉजी ला रही है, या इंडिया कौन सा नया अपना एडिशन कर रहा है खुद जिसने डेवलप किया है अपने मिलिट्री में, एंड उसके कुछ एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। एंड अगर मेंस की अगर बात करें तो ये वाला आपका GS3 से संबंधित है। GS3 में भी जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है उससे संबंधित है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे क्या क्या बॉर्डर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स आते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट वाले चीज़ें आती हैं, एंड साइंस एंड टेक में भी जो हमारा इंडिजीनियस डिफेंस डेवलपमेंट होता है या डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, एंड इसके क्या क्या फर्दर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इस नज़रिए से आपको ये पूरा आर्टिकल देखना है। India's दिव्यास्त्र टेस्ट, a watershed moment in the nuclear deterrence, strategic significance of Agni 5 MIRV मिसाइल। तो अभी रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल आई और इसका MIRV वर्जन आया, भी हम आगे देखेंगे कि MIRV क्या होता है। एंड ये आने से हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस जो होता है, न्यूक्लियर डेटरेंस माने हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से बाकी लोग डरते हैं हम पे अटैक करने से, इस चीज़ को डेटरेंस कहते हैं और ये क्षमता हमारी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। द रीसेंट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल निकनेम्ड दिव्यास्त्र। तो ये हो गया आपका सबसे पहला फैक्ट कि जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है इसका दूसरा नाम क्या है, दिव्यास्त्र। ठीक है, मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है, द वेरिएंट इंटीग्रेट्स, देखिए MIRV क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इतना लंबा सा नाम है, अभी हम देखेंगे कि आगे इसका मतलब क्या है। एनहांसिंग इट्स पोटेंसी, वाइल MIRV टेक्नोलॉजी इजंट न्यू, इंडिया सक्सेसफुल इंटीग्रेशन प्लेसेस इट अमंग द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस पोजेसिंग सच मिसाइल्स। तो ये टेक्नोलॉजी जो है नई नहीं है,
ऐसी टेक्नोलॉजी बाकी देशों के पास भी है, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि अभी तक इंडिया के पास नहीं थी। ये सिर्फ कुछ खास देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है। तो देखिए अब इसका एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले काउंटरिंग चाइनाज ग्रोइंग थ्रेट। China's development of ballistic missile defenses like HQ-19 interceptors could potentially weaken India's nuclear deterrent। तो हम जानते हैं इंडिया के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना और आपका पाकिस्तान, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में वो भी इस खासकर चाइना बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। अब क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर वेपन रखता है तो बाकी पड़ोसी देशों को भी डर रहता है कि कहीं कभी इंडिया अटैक ना कर दे। तो इसके लिए इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टैकल करने के लिए वो देश भी ऐसे कुछ हथियार रखते हैं। वैसे ही चाइना का एक HQ-9 इंटरसेप्टर है। ये इंटरसेप्टर ये है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो ये तुरंत मिसाइल जाके उस न्यूक्लियर मिसाइल को बीच में ही ध्वस्त कर देगी। एंड इसकी वजह से देखिए चाइना ने एक काउंटर अप्रोच ले आया है सामने। However, the MIRV equipped Agni 5 complicates this scenario। तो देखिए जो इंटरसेप्टर वेपन्स होते हैं वो एक बार में एक मिसाइल को टारगेट करते हैं, लेकिन जो MIRV है इसमें एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च होती हैं। तो जो चाइना का जो डेटरेंट है वो इसके सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। द एबिलिटी टू स्ट्राइक मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंसेस एंड रिस्टोर्स अ बैलेंस इन साइनो इंडियन न्यूक्लियर इक्वेशन। तो हमारी जो MIRV टेक्नोलॉजी है इसमें एक रॉकेट जो है ऊपर जाता है, फिर एक ही रॉकेट से कई मल्टीपल रॉकेट्स निकलते हैं जो कि अलग अलग टारगेट पे जाके ब्लास्ट करते हैं। अब इस सिनेरियो में किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां चाइना ने इंडिया को काउंटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया, वहीं इंडिया ने दूसरा काउंटर दिया जो बैलेंस जो है इंडिया के फेवर में करता है। While the more tests are likely for complete user confidence, Agni 5 represents significant advancement। तो ये बात हो गई। उसके बाद है टेक्निकल चैलेंजेस ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी। देखते हैं तो आर्टिकल में MIRV की टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस क्या बताए गए हैं। डेवलपिंग MIRV रिक्वायर्स ओवरकमिंग डिमांडिंग टेक्निकल हर्डल्स, जैसे क्या मिनिएचराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। स्मॉलर वॉरहेड्स अलाउ फॉर मल्टीपल इंटीग्रेशन विद इन मिसाइल्स। तो मिनिएचराइजेशन क्या है? तो देखिए अगर जो वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब जो न्यूक्लियर कंपोनेंट किसी मिसाइल के अंदर लगता है, वो जो न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन होता है वो मान लीजिए इतना बड़ा हो कि कोई अगर ऐसी मिसाइल है तो उसमें न्यूक्लियर का हिस्सा अगर इतना होता है न्यूक्लियर कंपोनेंट, तो मिनिएचराइजेशन में इसे और ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है कि न्यूक्लियर मिसाइल जो है और ज़्यादा छोटी हो जाए। ठीक है, मिनिएचराइजेशन हो जाए। ठीक है, तो वो और छोटी मिसाइल के अंदर इसे लगा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि सिर्फ बड़ी मिसाइलों के ही अंदर आई थी, लेकिन अब छोटी छोटी न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बनने लगी हैं। तो लेकिन ये बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंड उसको मिसाइल में इंटीग्रेट करना चैलेंज होता है। लाइट वेट री एंट्री व्हीकल डिज़ाइन। द रिसेप्टेबल कैरिंग द वॉरहेड मस्ट बी लाइट फॉर प्रॉपर लॉन्च एंड सेपरेशन। ठीक है, तो इसका एक टेक्निकल चैलेंज ही है। उसके बाद प्रिसाइज री एंट्री व्हीकल कन्फिगरेशन की वही मिसाइल जो है, मिसाइल के अलग अलग कंपोनेंट है वो एक साथ कैसे जुड़े रहें और जब अलग हो तो आराम से अलग हो जाए। गाइडेंस एंड एक्यूरेसी। री एंट्री व्हीकल्स नीड स्पिन स्टेबलाइजेशन फॉर एटमॉस्फेरिक री एंट्री। तो वो मिसाइल एक्यूरेट हों एंड उस मिसाइल को आराम से अपने टारगेट पे गाइड कर सकें, ये इसके चैलेंजेस होते हैं। इंडियाज़ इम्प्रेसिव अचीवमेंट डिस्पाइट लिमिटेशन न्यूक्लियर टेस्टिंग, इंडियाज़ DRDO एसोसिएटेड हैव अचीव्ड ए रिमार्केबल फीट। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं देखिए। तो सबसे पहला चैलेंज हमारा MIRV का है कि जो मिनिएचराइजेशन है उसमें न्यूक्लियर टेस्ट हम लोग बहुत कम करे हैं हमने। इनसफिशिएंट टेस्टिंग ऑल्सो इम्पैक्टेड डिज़ाइन ऑफ री एंट्री व्हीकल्स। तो अब जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कम किए हैं तो जो हमारे री एंट्री व्हीकल है उसको डिज़ाइन करने में भी हमें दिक्कत आई थी। सक्सेस ऑफ अग्नि 5 डेमोन्स्ट्रेट DRDO's एसोसिएटेड एजेंसीज एबिलिटी टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल।
While details on warhead capacity remains classified, speculation suggests a maximum of 3 warhead. तो अभी हमें इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है इस मिसाइल में तीन न्यूक्लियर वॉरहेड या 3 छोटी न्यूक्लियर मिसाइलें एक बड़ी मिसाइल में रख के लॉन्च करी जा सकती हैं, ठीक है। It is also unclear if Agni 5 deploys decoys during the fight to complicate the interception. तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे बात होती है फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। फ्यूचर क्या हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का। चाइनाज मिसाइल डिफेंसेस विल लाइकली पोज अ थ्रेट of mid-course interception for Agni 5. However, India's Atomic Energy Commission has shown its ability to develop compact warheads for MIRV capability. Advancement serves as a deterrent to China's missile and defense program. तो फ्यूचर डेवलपमेंट में ये हो सकता है कि चाइना जो है ऐसा कोई नया सिस्टम बना ले जो इसको फिर भी काउंटर कर सकता है किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि जो MIRV हो उसे काउंटर करना काफ़ी मुश्किल हो। लुकिंग अहेड, सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वुड फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इसके अलावा जो अग्नि 5 MIRV है, इसके अलावा हम लोग अब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी हम टेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। एंड इससे क्या होगा, हम लैंड से तो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर ही सकेंगे, लैंड से और एयर से तो हम अग्नि 5 को लॉन्च कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद हम किसी सबमरीन से भी लॉन्च कर सकेंगे। ओवरऑल अग्नि 5 विद MIRV कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बोस्टर्स इंडियाज डिटरेंस अगेंस्ट चाइना। इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज रिजॉल्व टू काउंटर चाइनाज एडवांसमेंट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कंक्लूजन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पे। ऑल आइज आर ऑन द इंडियन ओशन रीजन। तो ये बेसिकली आपका जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका इंडियन ओशन रीजन पे लाई करता है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। इंडियन ओशन बैक इन फोकस, राइजिंग टेंशंस एंड स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। तो देखते हैं क्या इस आर्टिकल में क्या है कि हमारे प्रायोरिटीज़ जो हैं शिफ्ट हो रही हैं। While the Quad remains important, Maldives' growing ties with China and the vulnerability of the key shipping lanes have renewed India's focus on immediate neighborhood. तो देखिए इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सबसे पहले जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग ग्रुप है अलग अलग नेशंस का, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड USA हो गया। इसका जो ग्रुप है ये इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी शो करने लगा है। इसके अलावा इंडियन ओशन में मालदीव्स जो है वो चाइना के साथ करीबियाँ बढ़ा रहा है। एंड इसके अलावा जो शिपिंग लेन्स होते हैं आपके इंडियन ओशन के, जैसे गल्फ़ ऑफ अकाबा हो गया, गल्फ़ ऑफ ओमान हो गया, पाक स्ट्रेट हो गया आपका, या फिर गल्फ़ ऑफ मलक्का स्ट्रेट हो गया, ये आपके कुछ बहुत क्रूशियल शिपिंग लेन्स होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे पायरेट अटैक्स होने लगे हैं जिसकी वजह से ये थ्रेटन हो रही हैं जगह कि यहाँ से फ्री ट्रेड आराम से ना जा पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। श्रीलंका's recent restriction on the foreign research vehicle including Chinese ones offer a positive sign for India's security concerns. तो ऐसे ही जैसे श्रीलंका ने डिनाई कर दिया कि श्रीलंका के वाटर्स में कोई भी फॉरेन रिसर्च वेसल नहीं आ पाएगा। हाँ, इंडिया का नहीं आ पाएगा, लेकिन साथ ही साथ चाइना का भी नहीं आ पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। द रिसर्जेंस ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड अटैक्स ऑन शिपिंग इन रेड सी आर फोर्सिंग वेसल्स टू टेक लॉन्गर रूट अराउंड अफ्रीका, इम्पैक्टिंग रीजनल इकोनॉमीज। तो देखिए जब से इजराइल हमास वॉर हुआ है, मिडल ईस्ट रीजन में ट्रेड जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से शिप्स जो हैं वो वहाँ से आसानी से पास नहीं हो पा रही हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए शिप्स क्या कर ले रही हैं, एक लॉन्गर रूट ले रही हैं। अफ्रीका से होते हुए ये लोग ये वेसल जो है केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके जाते हैं, साउथ अफ्रीका का जो टिप है उस तरफ से घूम के जाते हैं। तो ये वाले एस्पेक्ट्स आ गए आजकल के इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका चाइना का। चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट क्या है कि चाइनीज़ एक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, चाइनाज मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव्स एंड पोटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन पर्सनल। तो चाइना कहाँ कहाँ आजकल गतिविधि दिखा रही है अपनी। सबसे पहली बात तो है मालदीव्स को परसुएट करा है चाइना ने, या फिर मालदीव्स अब एक्शन ले रहा है कि अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने कंट्रोल के एरिया में इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकालने का।
एंड इंडियन ट्रूप्स को रिप्लेस करने का ऐसा पोटेंशियल है। एंड इसी के साथ साथ मालदीव्स है, उसकी चाइना के साथ करीबी संबंध और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना का एक इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट है। चाइना स्ट्रैटेजिक इंटेंट टू क्रिएट अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर इंडिया बाय इन्फ्लुएंसिंग इट लेबर्स इन परसूट ऑफ इट्स नेवल बेसिस अक्रॉस इंडियन नेवर्स। तो चाइना कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल इंडिया को कॉर्नर किया जाए अलग अलग जगहों पे, इंडियन ओशन की अलग अलग जगहों पे नेवल पोर्ट बना के, ठीक है। इसी के साथ चाइना की दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ और अच्छे संबंध बनाए जाए इंडिया से, एंड इंडिया को उसके माध्यम से काउंटर किया जाए। तो देखिए इन सब में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। इंडियाज रीसेंट स्टेटमेंट्स हाईलाइट इट्स फर्म स्टैंड ऑन चाइनाज बुलिंग टैक्टिक्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन विद द यूएस इन इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे इंडिया ने साफ साफ पब्लिकली बोला है कि चाइना जो है चाइना की जो बुलिंग टैक्टिक्स है या फिर कि अपने चाइना की जो दादागिरी दिखाने की जो टैक्टिक्स है, इंडिया उसके सख्त खिलाफ है। इसके साथ इंडिया जो है बिलीव करता है कि अब उसी एरिया में इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बेहतर मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस इज एंड की फोकस एरिया टू काउंटर इमर्जिंग थ्रेट। इसके अलावा जो आपका अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है कि अंडर वाटर में क्या गतिविधि चल रही है, कौन से देश जो हैं अपने नौकाएं और पनडुब्बी जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या इसमें पता होना चाहिए ओवरऑल कि अंडर वाटर क्या मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ पे बाकी प्लेयर्स का क्या रोल है। द यूएस, यूके, ईयू, फ्रांस एंड जर्मनी हैव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हमारे खुद के इंटरेस्ट तो यहाँ पे जुड़े हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन बाकी जो देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी, इनके भी यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वेल दे आर कंसर्न अबाउट चाइना's एक्शन इन साउथ चाइना सी, देयर रिस्पॉन्स टू सिमिलर एक्टिविटीज़ रिमेन एम्बिगुअस। तो ये जितने भी देश हैं ये चाइना से काफ़ी सतर्क रह के चलते हैं। ये आपके साउथ चाइना सी में जो गतिविधि होती है इसको लेके काफ़ी चिंता बनाए रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंडियन ओशन में जो गतिविधियां चाइना दिखा रहा है उसको लेके कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं उठा रहे हैं ये देश। देयर डिस्टेंस फ्रॉम चाइना एंड प्री ऑक्यूपेशन विद अदर कॉन्फ्लिक्ट्स माइट लिमिट देयर प्रोएक्टिव रोल। अब इनके अगर रोल की बात करें तो ऑलरेडी ये काफ़ी जगहों पे ये देश इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ चाइना से ये सारे के सारे देश बहुत दूर भी हैं। तो इसलिए कोई ये देश कोशिश नहीं करते हैं कि डायरेक्टली चाइना को इन्वॉल्व करें किसी कॉन्फ्लिक्ट में या फिर चाइना के अगेंस्ट जाए, क्योंकि इन्हीं रीजंस की वजह से। एंड यही एक रीज़न है कि जो अदर प्लेयर्स हैं, यूनाइटेड नेशन या जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इनका इंडियन ओशन में चाइना पे या साउथ चाइना सी में बहुत बड़ा रोल ना रहे। अब देखिए बात आती है इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। Clearly communicate its continued commitment to Indian Ocean while maintaining its Indo-Pacific responsibility। सबसे पहली बात इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि इंडिया अपना स्टैंस जो है और इंडिया अपने कमिटमेंट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का, वो ओपनली कम्युनिकेट करे पूरी दुनिया को, एंड जो इंडिया की इंडो पैसिफिक को लेके जिम्मेदारियां बनती हैं उसको पूरा निभाए। ये एक ऑप्शन है। reassess existing regional organizations like IORA, Colombo Security Conclave to enhance their effectiveness। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन ओशन से संबंधित, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इनमें और अच्छे तरीके से इंडिया एक्टिव रहे और यहाँ पे थोड़ा कमिटमेंट दिखाए कि ये ऑर्गेनाइजेशंस इश्यूज़ को टैकल करने में कितने कारगर हैं। उसके बाद है कंसिडर क्रिएटिंग अ न्यू इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ब्लू इकोनॉमी विद रीजन। इसके अलावा इंडिया एक और नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकता है, इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को टैकल किया जाए और कंटिन्यूड पॉलिसीज़ बनाई जाए। उसके बाद इंक्रीज नेवल कैपेबिलिटीज़ टू बिकम टॉप टियर नेवल पावर कोमेंसुरेट्स विद इट्स इकोनॉमिक एम्बिशन। तो इसके अलावा एक आखिरी ऑप्शन ये भी है कि इंडिया ओवरऑल अपनी मिलिट्री पावर को और ज़्यादा बढ़ाए। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, यहाँ बताया गया है कि ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे चाइना भी इन्वॉल्व है और भी प्लेयर्स इन्वॉल्व है, एंड यहाँ पे फ़र्क किसको पड़ रहा है सबसे ज़्यादा, इंडिया को। इंडिया कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहा है, लेकिन आगे चल के इंडिया को बाकी प्लेयर्स के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए। इंडिया के पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं उस चीज़ के लिए। तो
तो ये हो गया आपका तीसरा आर्टिकल। चलिए उसके बाद देखते हैं ट्रेड पजल के बारे में देखते हैं। ये आपका वही GS3 इकोनॉमी का टॉपिक है। एंड अगर प्री की अगर बात करें, रेलेवेंस में इसके प्री की बात करें, तो इंडिया के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 2-3 साल में क्या अलग अलग पैरामीटर के ट्रेंड्स हैं कि जैसे इंडिया कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, कौन सी कमोडिटीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही हैं, कौन से नेशंस हैं जिनके साथ इंडिया जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल रेगुलेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको प्री से रिलेटेड में आनी चाहिए। एंड यही इन्हीं सारी चीज़ों का जो एनालिसिस है कि क्यों ट्रेड कम है या ज़्यादा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, क्या इंडिया के पास चैलेंजेस हैं, एंड क्या क्या करंट इवेंट्स हैं ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। एंड उन चैलेंजेस के क्या सोल्यूशन है, तो यही सारी चीज़ें आपके GS3 में भी आती हैं। तो इसके एनालिसिस पार्ट इसमें आता है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इंडियाज एक्सपोर्ट्स सी अपटेक डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में काफ़ी मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का जो ट्रेड है वो अच्छा चल रहा है। तो ये एक पजल है कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो इंडिया का ट्रेड कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर हम डेटा को देखें, इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट सर्ज्ड 11.9% इन फरवरी 2024, रीचिंग रिकॉर्ड 41.4 बिलियन फॉर द मंथ। तो अभी मार्च की जब रिपोर्ट आई, मार्च की ट्रेड रिपोर्ट आई, तो 2024 का जो मार्च में ट्रेड हुआ है वो लगभग आपका 41.4 बिलियन हुआ है। वहीं अगर फरवरी 2023 की बात करें तो पिछले साल इसी समय पे ट्रेड जो है लगभग 12% कम था। तो पिछले साल के फरवरी और इस साल के फरवरी में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है। This marks the highest export value in 11 months and only the third time in 2 years it has surpassed 40 billion। तो ये दर्शाता है कि इंडिया का जो ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड बहुत कॉमन नहीं है ये कि इंडिया का ट्रेड 40 बिलियन के ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे गया है। तो देखिए रीज़न क्या है इस ट्रेड के बढ़ने के। तो सबसे पहली बात तो रीज़न ये है कि ट्रेड डिसरप्शन जो है वो बढ़ रहे हैं, स्पेशली कहाँ पे, आपके रेड सी में और पनामा कैनाल में। हम जानते हैं पायरेसी होती है, जो लुटेरे होते हैं अपने जहाज़, छोटे छोटे जहाज़ को के माध्यम से एक बड़े ट्रेड वाले जहाज़ पे जाके उसको कैप्चर कर लेते हैं एंड उसका फिर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। एंड ये चीज़ जो है अभी रेड सी में चल रही है एंड पनामा कैनाल में, पनामा एरिया में चल रही है। ध्यान रहे पनामा कहाँ पड़ता है, ठीक है, उसको आप जाके मैप में देखिएगा। तो रेड सी में हूती का इशू चल रहा है एंड पनामा में भी पायरेसी का इशू चल रहा है। इट कुड बी पार्शली एट्रीब्यूटेड टू डिलेड शिपमेंट्स फाइनली रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके अलावा जैसे रेड सी में की वजह में काफ़ी सारे शिपमेंट्स जो थे डिले हो गए थे, ठीक है, आपके पायरेसी एक्टिविटी की वजह से। अब हो सकता है फाइनली में सारे के सारे शिपमेंट अब वहाँ पहुँच गए हो, एक बार में काफ़ी ज़्यादा बल्क हमें कैश मिला हो, कैपिटल मिला हो। A combination of fulfilled backlogs and improved demand might also be contributing factors। तो एक तो पास्ट ट्रेड बैकलॉग हम हो सकता है हमने पूरा किया हो और हमारे इंटरनेशनली इंडियन गुड्स की और ज़्यादा डिमांड बढ़ रही हो। हम इन फैक्टर्स की वजह से कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है। ग्लोबल ट्रेड कंसर्न्स रिमेन। देखिए अब ग्लोबली क्या क्या चिंताएं रह रही हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट अ मॉडेस्ट 3.3% ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड फॉर 2014 फॉलोइंग अ स्लगिश 2023। जहाँ पे इंडिया जो है 12% बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबली देखिए डेटा क्या कह रहा है कि पूरे ओवरऑल एवरेज दुनिया में बाकी देश जो हैं सिर्फ 3.3% पर मंथ 3.3% के बेसिस पे बढ़ रहे हैं। देयर गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स रिमेन नियर 100 इंडिकेटिंग नो सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड। तो ये एक इंडिकेटर ध्यान रखिए, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर होता है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ये एक स्केल है, अलग अलग जो स्केल्स होते हैं, ये बताता है कि ट्रेड का लेवल क्या है। इसका नंबर जो है लगभग 100 पे फिक्सेटेड है। इसकी दिखाता है कि ज़्यादा ट्रेड
में बढ़ोतरी या गतिविधि नहीं हो रही है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस पोज थ्रेट टू द फर्दर ग्रोथ। तो ये सारे 3 अलग इश्यूज हैं ग्लोबल ट्रेड के। तो अब देखिए, ये जानते हुए हमें इंडिया की पॉलिसी को कैसे कंसिडर करना चाहिए। वाइल इंडिया में सरपास लास्ट ईयर्स ओवरऑल, पॉलिसी मेकर शुडंट ओवरलुक द लिंगरिंग रिस्क कि हाँ, हमारा जो है ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, एंड ये अच्छी बात भी है, लेकिन इससे संबंधित जो रिस्क इन्वॉल्व हैं पॉलिसी मेकर को उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे क्या क्या, राइजिंग फ्रेट कॉस्ट कुड स्क्वीज द मार्जिन फॉर द एक्सपोर्टर्स। राइजिंग फ्रेट कॉस्ट मतलब जो शिपिंग चार्जेस होते हैं उनमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर डिस्पाइट बीइंग एन आउटलायर विद मॉडेस्ट ग्रोथ इज फेसिंग हेडविंड्स एज इंडिकेटेड बाय WTO बैरोमीटर। इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, ये हमें डेटा बताता है। फोकस ऑन वल्नरेबल सेक्टर्स, ठीक है, द फेब्रुअरी डेटा शोज मिनिमल ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो भले ही हमारा ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो क्रूशियल एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के लिए, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। सपोर्टिंग एक्सपोर्टर्स स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल एंड गुड इज़ क्रूशियल। तो वल्नरेबल सेक्टर को अगर फोकस करें तो उसमें जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है एंड कुछ एरियाज़ होते हैं सेंसिटिव, उनमें कुछ जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होते हैं एक्सपोर्ट के, कि जिनमें कम पैसे में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, उन एक्सपोर्ट एरियाज़ में हमें इन्वेस्ट करने की और ज़रूरत है, जैसे टेक्सटाइल्स हो गए, जेम्स हो गए, ज्वेलरी। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो इंडिया का फरवरी का ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी ब्राइट स्पॉट पे है, एंड ग्लोबली जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है और बहुत ज़्यादा अनिश्चितता भी दिख रही है। एंड जो चैलेंजेस हैं ग्लोबल ट्रेड के अब जो सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे इंडिया को उनके साथ भी अडेप्ट एंड एडजस्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो इंडिया के वल्नरेबल सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनको भी फोकस करना चाहिए ट्रेड ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में। तो ये हो गया आपका 4th आर्टिकल। उसके बाद है ऑन FTAs विद यूरोपियन कंट्रीज़। ये भी आपका GS3 का इकोनॉमी में आता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आता है आपका, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। तो अभी रिसेंटली अलग अलग ग्लोबल ट्रेड के क्या क्या मॉडल्स हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कस्टम यूनियन हो गया, सिंगल मार्केट हो गया, CEPA होता है, CECA होता है। तो जैसे आपको ये सब पता होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या क्या होता है, एंड अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेलेवेंस में हम आगे देखते हैं। तो अभी तक स्टोरी क्या है, द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है आपका यूरोपियन कुछ देशों से, इज द लेटेस्ट इन इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एज इट नेम सजेस्ट, द थ्रस्ट ऑफ FTA इज डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद EFTA। EFTA इज एक एसोसिएशन है कुछ देशों का, ठीक है, इसमें कौन कौन आता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। तो ये 4 देश जो हैं खुद को मिल के EFTA कहते हैं। अपना इन्होंने एक समूह बना लिया है EFTA, और इस समूह ने इंडिया के साथ ये TEPA किया है, ठीक है, एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ जिसका नाम है TEPA, ठीक है। तो ये है आपका एक नया डेवलपमेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कंट्री स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। It heralds westward tilt of India's FTA, being the first with the European country and Western। तो इंडिया के अभी जितने भी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि ट्रेडिंग में को लेके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ट्रेड 2 कंट्रीज़ के बीच में आसान हो जाता है, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी तक जो ये समझौता हो रहा था इंडिया, ये अभी तक यूरोपियन देशों से नहीं हो रहा था, ये एशियन कंट्रीज़ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हो रहा था। लेकिन पहली बार है कि इंडिया ने यही एग्रीमेंट किसी यूरोपीय देश से किया हो या फिर अलग अलग यूरोपियन देशों के ग्रुप से किया हो, ठीक है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं इंडिया जो अब ट्रेड करना चाह रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहा है ट्रेड के मामले में। तो अब इसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग हो सकता है या क्या इसका एक्चुअल मीनिंग हो सकता है। द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ एन FTA विद डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, नॉर्वे इज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सिग्नल टू द वर्ल्ड, शोकेसिंग इंडियाज फर्म कमिटमेंट टू ट्रेड लिबरलाइजेशन एट अ टाइम ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म अगेंस्ट बोथ। तो
इंडिया जो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड कर रहा है, जैसे स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे है, ये दिखाता है कि इंडिया जो है कमिटेड है, बिल्कुल डेडिकेटेड है बाकी देशों के साथ ट्रेड करने के लिए। इंडिया जो है एक पॉजिटिव सिग्नल, एक अच्छा संदेश भेज रहा है दुनिया को कि इंडिया जो है लिबरल बेसिस पे बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने को तैयार है। एंड ये इस समय सामने ऐसी पॉलिसी ला रहा है जब बाकी देश जो हैं अपना ट्रेड जो है और सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री का ट्रेड को। वहीं इंडिया जो है और ओपनली ट्रेड करना चाह रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड FTA विद इंडिया इज़ वेरी अट्रैक्टिव सिंस इट रिप्रेजेंट्स इंडिया सरपासिंग इंडियाज हाई टैरिफ वॉल्स टू एक्सेस लार्ज मार्केट। तो कोई भी कंट्री जो है उसके लिए इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है इंपोर्ट इंडिपेंडेंस चाह रहा है और एक्सपोर्ट प्रमोशन चाह रहा है। इसके लिए इंडिया ने क्या रखा है, पॉलिसी, एक नीति अपनाई है कि बाहर से जो भी सामान आएगा उस पर काफ़ी सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेगा, या उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आने की वजह से ये जो बाधाएं इंडिया क्रिएट करता है इंपोर्ट्स में, वो बाधाएं और कम हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो बाहरी कंट्रीज़ होती हैं, जो बाहरी देश होते हैं, अगर वो इंडिया के मार्केट में ट्रेड करना चाहें तो वो आके कर सकती हैं। एंड उनके लिए इंडिया में आके ट्रेड करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया में का मार्केट जो है दूसरे देशों के लिए बहुत लार्ज है। तो कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे करेगी तो उसे एक स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा एंड उसका प्रॉफिट होगा। द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशन स्टार्टेड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बैक। तो ये जो पूरा नेगोशिएशन है, समझौता है, ये 15 साल पहले शुरू हो चुका था। हाउ एवर दीज वर रैपिडली कंक्लूडेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये पिछले कुछ महीनों में ही एकदम से तेज़ी पकड़ा है एंड कंक्लूड हो गया है, फाइनल हो गया है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द स्विफ्ट कंक्लूजन ऑफ FTAs विद ऑस्ट्रेलिया एंड UAE। तो अभी इससे जस्ट पहले ही हमने UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। जैसे ही वो हुआ तुरंत हमने यूरोपियन नेशंस के साथ भी ये कर लिया। FTA विद द UK एंड EU आर ऑल्सो रिपोर्टेडली एट एन एडवांस स्टेज। तो हम काफ़ी सारे देशों के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, अच्छे हम आर्थिक संबंध बनाना चाह रहे हैं लेन देन का। एंड इसी के साथ ही आगे आने वाले समय में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा इसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी प्रोसेस में है। तो अब देखते हैं इसका एक डीप डाउन एनालिसिस कि TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इसके क्या क्या पिलर हैं या क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला आपका एस्पेक्ट आता है इन्वेस्टमेंट का, निवेश का। तो FTA जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारा समझौता हुआ है कि एक टारगेट होगा हमारे निवेश का। कोशिश करेंगे कि इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करे जाएं, ठीक है। इंडिया में ये वाली कंट्रीज़ जो हैं $100 मिलियन इन्वेस्ट करें और आगे आने वाले 15 साल के अंदर अंदर लगभग 1 मिलियन जॉब्स जो हैं क्रिएट करें। It also provides India the ability to withdraw its tariff concessions if such expected investment is not achieved। तो इन्वेस्टमेंट को लेके एक और क्लॉज है कि अगर ये जो टारगेट सेट कर रखा है इन्वेस्टमेंट का, अगर ये नहीं अचीव होता है, अगर ये नहीं हो पाता है, तो इंडिया के पास अधिकार होगा कि जो टैरिफ बेनिफिट्स दे रहा है इंडिया दूसरे देशों को, वो बेनिफिट्स धीरे थोड़े और कम कर दे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, जब तक इंडिया को बेनिफिट मिलेगा इंडिया दूसरों को बेनिफिट देगा। जैसे ही इंडिया के टारगेट जो हैं, बेनिफिट के टारगेट्स फुलफिल नहीं होंगे, वैसे वैसे इंडिया दूसरों को भी बैरियर्स थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा खड़ा करना। अ क्लोजर लुक एट द लीगल टेक्स्ट रेफर्स दैट फॉर प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स टू मटीरियलाइज 2 कंडीशंस नीड टू बी मेट। तो अगर हम इसको और डिटेल्ड में वे में एनालाइज करें तो यहाँ पे 2 कंडीशन जो हैं, जो 2 शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। इंडिया इज ग्रोइंग एट फास्ट रेट ऑफ 9.5% एंड रिटर्न ऑन EFTA इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 16% एनुअली ओवर 15 ईयर टाइमलाइन। इफ नॉट बोथ साइड्स में लोअर देयर लेवल ऑफ एम्बिशन। तो देखिए इस पूरे एग्रीमेंट का एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये कंट्रीज़ जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तब तक ही इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी जब इंडिया जो है एक पर्टिकुलर दर से और बढ़ोतरी कर रहा होगा अपने अर्थव्यवस्था की। जैसे 9.5% ग्रोथ रहेगा इंडिया का।
एंड जो रिटर्न मिलेगा, जो EFTA जो इन्वेस्ट करेगा, जितना भी पैसा ये EFTA की कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, उन्हें इसका लगभग कम से कम 15% तो और प्रॉफिट 16% और प्रॉफिट जो है एनुअली मिलना ही चाहिए। 15 साल तक 16% प्रॉफिट मिलना चाहिए हर साल। तो अगर जब तक मिलता रहेगा, दोनों के जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती रहें। लेकिन जहाँ ये जो ग्रोथ की शर्त है, जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की शर्त है, अगर ये फुलफिल नहीं होगी तो दोनों साइड में इसको फुलफिल करने का मोटिवेशन कम हो जाएगा। If India is not satisfied, it can pull back its tariff concessions in a proportionate manner after 18 years. तो ये लागू करने के बाद अगर इंडिया को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इंडिया चाहे 18 साल बाद फिर इसको धीरे धीरे कंसेशन जो है, बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, उनको कम कर सकता है। द इन्वेस्टमेंट चैप्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इज ओवरऑल अ स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटेंट। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन्वेस्टमेंट के मामले में इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये बस एक प्रमोशनल एस्पेक्ट है। अब दूसरा फीचर जानते हैं ट्रेड इन गुड्स का। चीफ गेन इज हेयर फॉर द EFTA मार्केट which can have more access to India due to the tariff concession. India is mandated to eliminate tariff on most product within 7 to 10 years. तो अगर हम ट्रेड इन गुड्स, जो अलग अलग चीज़ वस्तुओं के व्यापार की अगर बात करें तो उसमें फ़ायदा जो है EFTA देशों को होगा। जिन देशों से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है असल में उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके जो गुड्स एंड अलग अलग टाइप की गुड्स हैं वो एक बहुत बड़े मार्केट में एंटर करेगी। इतने बड़े मार्केट में एंटर करेगी कि वो जितना सामान लाए इंडिया में सारा का सारा बिकेगा, क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत है। एंड उनका जितना ज़्यादा सामान बिकेगा बाहरी देशों का, इतना ही ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल गेन देखिए उन्हें मिल रहा है। दिस विल बेनिफिट EFTA एक्सपोर्ट्स। जैसे अब किन किन चीज़ों में वो EFTA वाले जो देश हैं, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein जो है कंट्रीज़ हैं, इनकी कुछ काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जो हैं इंडिया में फिर आएंगी एंड उससे उनको फ़ायदा होगा। जैसे सी फूड हो गया, जैसे टूना हो गया, सैल्मन हो गया, फल हो गए जैसे ऑलिव्स हो गया, एवोकाडो हो गया, कॉफ़ी कैप्सूल हो गए, तेल हो गए जैसे कॉड लीवर ऑयल, ऑलिव ऑयल, स्वीट्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, चॉकलेट हो गई, बिस्किट होंगे। ये काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो अब हम आने वाले दिनों में हम अपने मॉल की या फिर मार्ट के शेल्फ पे देख सकते हैं, जो कि इन कंट्रीज़ द्वारा इम्पोर्ट किए गए। एंड इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, बाइसिकल पार्ट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट, घड़ियाँ, वॉच, काफ़ी दवाएं, डाई, टेक्सटाइल, अपैरल, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट हो गया और काफ़ी सारे मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा और किन चीज़ों पे जो टैरिफ है, जो टैक्सेस हैं, वो कम किस पे होंगे कि जैसे डायमंड्स पे कम होंगे, ठीक है, वाइन्स पे कम होंगे, ठीक है, इसके क्योंकि वाइन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा गोल्ड की अगर बात करें, जो कि लगभग हम EFTA कंट्रीज से लगभग 80% तक इम्पोर्ट होता है एज वेल, और ख़ासकर डेयरी हो गया, सोया हो गया, कोल हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको एक्सक्लूड किया गया है इंडियाज़ टैरिफ कंसेशनल लिस्ट। तो इंडिया की ये जो पूरी लिस्ट है कि ये वाला सामान जो है EFTA कंट्रीज़ इंडिया में कम टैक्स उन पे लगेगा उनके इंपोर्ट पे, लेकिन ये जो कंडीशन है ये इन आइटम्स पे नहीं लगेगी। गोल्ड, डेयरी, सोया, कोल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे अभी भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना लगता था। तो ये वाली चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है इनकी डील में। विद रिगार्ड टू इंडियाज एक्सपोर्ट टू EFTA, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जो गुड्स EFTA कंट्रीज से हमारे कंट्री में आएंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया जो अपने गुड्स वहाँ पे भेजेगा, देयर विल बी नो मटीरियल इम्पैक्ट। तो हमारी तरफ से जो एक्सपोर्ट होगा, जो हमको बेनिफिट मिलेगा एक्सपोर्ट से, वो कुछ खास बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, सिंस मोस्ट प्रोडक्ट्स फेस वेरी लो और ज़ीरो टैरिफ फॉर नेशंस which have most favored nation status in the EFTA countries. For example, value-wise, 98% of India's 1.3 billion merchandise export to Switzerland are industrial product which tariff is already zero. तो देखिए फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया जो वहाँ पे भेज रहा है प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट करके, उन पे पहले से ही टैरिफ नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, ठीक है। तो
एक अलग से डील साइन होने के बाद जो कि बैरियर्स को लोअर करे, इंडिया को पहले से ही जब बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इंडिया को बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स और नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड एंड सर्विसेज की बात करते हैं। ट्रेड एंड सर्विसेज में ऑन सर्विसेज बोथ इंडिया एंड EFTA मेंबर्स हैव कमिटेड टू लिबरलाइजेशन अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। की बेनिफिट क्या है इंडिया के लिए? कमिटमेंट बाय नॉर्वे फॉर तो की बेनिफिट्स फॉर इंडिया इंक्लूड, देखिए इंडिया के लिए क्या फ़ायदे होंगे सर्विसेज में, कि अब जो योगा इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनके लिए नॉर्वे जाके वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना या अपने प्रैक्टिसेस शुरू करना वो और ज़्यादा आसान होगा। जो इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन हीलर्स हैं इंडिया में, उनको और आसानी होगी कि वो इन देशों में जाके अपना व्यापार बढ़ा सकें, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द लीगल फ्रेमवर्क, कि एज लॉन्ग एज वो वहाँ के नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं। योगा प्रैक्टिशनर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेडिशनल हीलर्स जो होते हैं, इनको आसानी होगी वहाँ जाके काम करना। बोथ नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड हैड कमिटेड 4 and 3 years respectively for highly skilled Indian professionals moving as intra-corporate transferees subject to obtaining work permits। तो इनके अलावा सर्विसेज के मामले में इंडिया को और बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो इंडिया का हाईली स्किल्ड लेबर है वो वहाँ पे जाके कुछ समय तक काम कर सकता है एंड उन्हें आराम से वर्क परमिट दिया जाएगा। तो जहाँ गुड्स के मामले में EFTA कंट्रीज़ को बेनिफिट मिल रहा है, वहीं इंडिया को सर्विसेज के मामले में बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या बात होती है। द TEPS चैप्टर ऑन ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, तो इस ट्रेड डील में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस पूरी डील में चैप्टर है, ठीक है, कंप्राइजिंग कमिटमेंट्स ऑन एनवायरमेंट एंड लेबर एस्पेक्ट। रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट फॉर इंडिया इन एनी FTA। तो पहली बार इंडिया ने किसी देश के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स जो हैं अपने ट्रेड डील में इंक्लूड किए हैं। इंडिया हैज सो फार बीन skeptical of linking environmental and labor related issues within the FTA given concerns that these may simply become proxies for protectionist measures। तो पहली बार इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में इन्वायरमेंट और लेबर को इंक्लूड किया है, ठीक है। अभी तक इंडिया ये सब नहीं करता था, क्योंकि अगर ये इंडिया इंक्लूड करेगा तो बाकी देश कहेंगे कि इंडिया में लेबर स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई गुड्स और सर्विसेज को वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक टाइप से ये बाधा बन जाएगी इंडिया के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे एक्सपोर्ट करने में, एंड इंपोर्ट एज यूजुअल होता रहेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे बाकी देश की हम लोग तो लेबर रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया ने भी इस रेगुलेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है जो बाहर के देश कर रहे हैं। द TSD चैप्टर रेफर्स टू रेंज ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स and labor conventions whose implementation is based on balance of rights and obligation. For example, the UN framework, UNFCCC and Paris Agreement recognizes different obligations for developed and developing countries. तो यही सिमिलर पॉइंट हो गया कि इंडिया ये जो चैप्टर है काफ़ी विस्तार में आपके इन्वायरमेंट और लेबर एग्रीमेंट्स कंप्राइज करता है। लेबर कन्वेंशन अंडर द ILO आर बेस्ड ऑन ट्राइपार्टाइट फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। तो जो जिन आधार पे इन्वायरमेंटल और लेबर रूल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपके UNFCCC और ILO द्वारा एसोसिएटेड हैं। Even though the TSD chapter is not subject to dispute resolution, India will need to be careful that any scrutiny of its implementation which is inevitable under the TSD is respectful to the balance। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि इंडिया ये पहली बार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स में। अब देखिए यहाँ पे एक आखिरी और एस्पेक्ट आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। द EFTA कंट्रीज आर होम टू सेवरल फार्मास्यूटिकल एंड हाई टेक्नोलॉजीज MNCs whose ask has been commitments on protection of IPR that exceeds WTO ट्रिप्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि जिन देशों के साथ EFTA वाले देश जिनके साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज और टेक्नोलॉजी MNCs हैं जो पेटेंट के मामले में, अपने प्रोडक्ट्स के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ नॉड ऑफ सम
of these. For example, India's Patent Act provides for pre-grant opposition of a patent application. ठीक है, तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इंडिया के फेवर में हैं एंड कुछ चीज़ें इंडिया के लिए चैलेंज वाली हैं. ठीक है, पेटेंट के मामले में. दिस पोटेंशियली ओपन्स अप इंडियाज इंटरनल रेगुलेटरी प्रोसेस टू एक्सटर्नल स्क्रूटिनी. तो अब जब फ्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये अब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आने लग रहे हैं, तो अब इंडिया को कोशिश करना पड़ेगा कि जो इंडिया का IPR फ्रेमवर्क है वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता रहे. क्योंकि जो इंडिया का अब IPR फ्रेमवर्क है उसको दैट इज ओपन टू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म नाउ. तो अगर ओवरऑल बात करें तो TEPA में हमने काफ़ी सारे नए एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये अभी समय ही बताएगा. तो आज आई होप आपको आज का एडिटोरियल यूज़फुल लगा हो. अगर कोई भी इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको आपको जवाब मिल जाएगा. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल. थैंक यू.